मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। छुट्टियाँ ही हैं इस साल। कोरोना वायरस की वजह से सारे घर बैठे हो। घर बैठ के मज़े कर रहे हो। तो 17 चैप्टर हम कर रहे थे KMP वाला, की मैनेजरियल पर्सनल वाला। उसमें आपने अपॉइंटमेंट पढ़ी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या CEO वगैरह या WTD की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी। तो आपने कुछ प्रोविजन पढ़े थे लास्ट क्लास में कि किसी कंपनी में एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। किसी कंपनी में एक टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकते। दोनों क्या होंगे? अलग अलग पर्सन होंगे, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट। अब लास्ट क्लास में आपने इसके प्रोविजन पढ़े इसी चीज के रिगार्डिंग कि KMP अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है या WTD है तो अपॉइंटमेंट कैसे होगी। लेकिन रेमुनरेशन वाला टॉपिक अभी बाकी है। तो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज कराता हूँ। रेमुनरेशन वाला मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको कंपनी सेक्रेटरी कराऊंगा। इसी चैप्टर का पार्ट C, कंपनी सेक्रेटरी, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने डिवाइड किया है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा कि मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है या WTD कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो हमने कुछ प्रोविजन पढ़े थे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD और मैनेजर। तो 196 क्या कह रहा था? एक टाइम पे किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते, तो दोनों में से कोई भी एक होगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर बनना चाह रहा है तो 5 साल के लिए बनेगा, 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं बनेगा एक बार में। और जो रीअपॉइंटमेंट होगी वो लास्ट साल में होगी, लास्ट के 1 ईयर में होगी, 1 ईयर से पहले नहीं हो सकती। तो नो कंपनी शैल अपॉइंट। अब वो सेकंड क्या कह रहा है? डिसक्वालिफिकेशन कह रहा है कि कंपनी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और WTD बनना है तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया हो, आपने सस्पेंडेड पेमेंट टू द क्रेडिटर्स ना हुआ हो, या कोर्ट ने आपको कन्विक्ट ना किया और 6 महीने से ज्यादा की सजा ना दी। दोनों चीजें एंड है दोनों के बीच में। तो अगर 6 महीने से कम की सजा है फिर तो बन सकता हूँ ना। 6 महीने से कम की सजा है, चाहे कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट कर दिया, लेकिन अगर सजा 6 महीने या उससे कम है तो बन ही सकता हूँ। 6 महीने से ज्यादा पे नहीं बन सकता। फिर हमने पढ़ा था कि 70 ईयर के बाद अगर आपको बनना है तो दो रिक्वायरमेंट, एक SR, दूसरा SR तो नहीं हुआ लेकिन जो मेजोरिटी इन फेवर है वो ज्यादा है, मेजोरिटी जो अगेंस्ट है, मेजोरिटी इन फेवर ज्यादा है अगेंस्ट से। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपने एप्लीकेशन लगा दी कि भाई बोर्ड ने बोला कि ये पर्सन मोस्ट बेनिफिशियल है कंपनी के लिए अगर अपॉइंट हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड होगी तो क्या कर देगी? उस पर्सन को अपॉइंट कर देगी। फिर 196 सबसेक्शन 4 पढ़ा कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो 196 197 शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप शेड्यूल 5 को सेटिस्फाई नहीं करते हो तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जो भी आप अपॉइंटमेंट करोगे उसकी अप्रूवल आपको करानी पड़ेगी किससे? नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। तो शेड्यूल 5 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है आपको साथ में। 196 सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि वेयर एन अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट बोर्ड ने कर दी लेकिन अप्रूव नहीं हुई जनरल मीटिंग में तो आपने जो काम किया है वो इनवैलिड नहीं होगा। एग्जाम्शन टू प्राइवेट कंपनी 4, 5 से एग्जाम्शन है, गवर्नमेंट कंपनी को तो 2, 4, 5 तीनों सबसेक्शन से एग्जाम्शन है। नोटिस में आपको बात लिखनी पड़ेगी, आप किसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, क्यों अपॉइंट करना चाह रहे हैं, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, प्लस आपको रीजन बताना पड़ेगा, प्लस अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। आप जो अपॉइंटमेंट करोगे उसकी रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, कौन से फॉर्म में? MR1 में। 60 डेज के अंदर अंदर, अपॉइंटमेंट से 60 डेज के अंदर अंदर। अपॉइंटमेंट विद द अप्रूवल, जहां शेड्यूल 5 आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? MR2 फाइल करके। और वो कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाने से पहले एक जनरल नोटिस इशू करना है, और जनरल नोटिस दो न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्नाकुलर और या फिर प्रिंसिपल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। कॉपीज ऑफ नोटिस और ये सर्टिफिकेट की आपको साथ में लगानी है, किसके? जब आप एप्लीकेशन लगाओगे तो उसके साथ। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंट करना चाह रहे हो, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग के कुछ पर्पजेज है, फिर जनरल मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग में अप्रूवल दिलाओ, फिर MR1 फाइल करो, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल करो, और रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने पड़ेंगे। एंट्रीज कर दो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स में, DIR 12 भी फाइल करना पड़ेगा, MGT 14 भी फाइल करना पड़ेगा,
और इन्फॉर्म कर दो ऑल द कंसर्न। तो बेटर है कि आप जनरल नोटिस इशू कर दो न्यूज़पेपर में। अपॉइंटमेंट उस डायरेक्टर को, उस एमडी को करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी एमडी है किसी दूसरी कंपनी का। तो दूसरी एमडी का ऑलरेडी, दूसरी कंपनी में ऑलरेडी एमडी है, आप भी अपनी कंपनी का एमडी बनाना चाहते हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड की जो मीटिंग होगी, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बुलाओ, और कंसेंट चाहिए ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। और इसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए जो मीटिंग बुलाओगे उसका क्या देना है, स्पेशल नोटिस देना है, उसका स्पेशल नोटिस देना है। ये हमने पढ़ा था। मैं आपको पार्ट सी स्टार्ट कर रहा हूँ आज, पार्ट बी मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ रेम्यूनरेशन। मैं पार्ट सी स्टार्ट कर रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी का। तो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या है, जिसके पास सीएस जो पास आउट है और जिसके पास मेंबरशिप है, सीएस जिसने कर ली और जिसके पास मेंबरशिप है, वो क्या कहलाएगा, कंपनी सेक्रेटरी ना, कंपनी सेक्रेटरी कहलाएगा। अब वो जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो पार्ट सी, इस चैप्टर का पार्ट सी भी कंपनी सेक्रेटरी है। पार्ट सी आपकी बुक का भी कंपनी सेक्रेटरी है और चैप्टर का भी पार्ट सी मैंने बनाया है, क्योंकि ये केएमपी भी है और क्योंकि हम सीएस कर रहे हैं तो सीएस का एक अलग से 10 मार्क्स का एक अलग से इन्होंने पार्ट भी, बुक का भी पार्ट बनाया है, बुक का पार्ट सी कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपनी सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हु कैन बी ए कंपनी सेक्रेटरी। अब वो कह रहे कंपनी सेक्रेटरी कौन हो सकता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया, जो कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम क्वालिफाइड कर चुका है और जिसने मेंबरशिप ले ली है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की, वही कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। तो कंपनी सेक्रेटरी मीन्स ए पर्सन जो किसका मेंबर है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और हु इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। कह रहे जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है और जिसको कंपनी ने अपॉइंट कर लिया कंपनी सेक्रेटरी वाले काम करने के लिए, वही क्या कहलाएगा, कंपनी सेक्रेटरी। द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हैव बीन डिटेल्ड इन सेक्शन 205 ऑफ द एक्ट। 205 में फंक्शंस दिए गए हैं, नीचे हैं 205 फंक्शंस ही दिए गए हैं कंपनी सेक्रेटरीज के, क्या फंक्शंस हैं। रूल 8A आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लिमिट क्या कर दी गई है, एक्सीड, अब वो ज्यादा कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी। अब पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों कंपनीज 10 करोड़ की लिमिट पर आ गई। तो रूल 8 ऑफ कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014 प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इन कंपनी अदर देन ए कंपनी कवर्ड अंडर रूल 8 हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज और मोर। ये बिफोर अमेंडमेंट है भाई, आफ्टर अमेंडमेंट ये amended by companies appointment and remuneration of managerial personnel amendment rule 2020 dated 3rd January 2020 with effect from फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव क्या किया गया, रूल 8A क्या कह रहा है, कंपनी अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014 प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन एवरी प्राइवेट कंपनी which has a paid up share capital of rupees 10 crore or more shall have a all time company secretary। तो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट कर दी कंपनी सेक्रेटरी की, एवरी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज और मोर है, शेल हैव ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। पहले 5 था बिफोर अमेंडमेंट, ये है आफ्टर अमेंडमेंट, ये कर दिया गया। आफ्टर अमेंडमेंट उसी लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, जो पहले 5 करोड़ थी, 5 से बढ़ा के क्या कर दिया 10। फंक्शंस, ड्यूटीज, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। अब देखो फंक्शन क्या है, बोर्ड ने आपको क्या करने के लिए अपॉइंट किया है, कुछ वर्क होंगे कि बोर्ड को आप ये बताओ कि सारी चीज़ें सही से हो रही है नहीं, कंप्लाइंसेस हो रही है नहीं हो रही हैं, कि भाई जो कंपनी है, कंपनी के सारे जितने भी लॉज कंपनी पे एप्लीकेबल हैं, कंपनी उनको कंप्लाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उन चीज़ों के ऊपर रिपोर्टिंग करना, और जो ड्यूटीज़ कंपनी सेक्रेटरी को दी गई है वो परफॉर्म करना, यही तो फंक्शंस है। तो सेक्शन 205 फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल इंक्लूड क्या, रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट के रूल मेड देयर अंडर, और अदर एप्लीकेबल लॉ, लेबर लॉज, टैक्स लॉज, जितने भी लॉज एप्लीकेबल है, क्या वो कंपनी उनके साथ कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना किसका काम है, बोर्ड ऑफ, किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का। रिपोर्टिंग करना किसका काम है,
कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट करेगा तभी तो बोर्ड रिपोर्ट बना पाएगा, बोर्ड तभी तो बोर्ड की रिपोर्ट बना पाएगा। एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाइज विद ऑल द एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, SS1 बोर्ड मीटिंग, SS2 जनरल मीटिंग। जो आपके क्या है, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल किए हैं गवर्नमेंट ने सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, जो SS1 और SS2 गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, मैंडेटरी किए हैं हर कंपनी के लिए, क्या कंपनी उनसे कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, ये देखना किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है। और डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज, और अपनी ड्यूटीज का डिस्चार्ज करना, यही 3 काम है सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग फंक्शंस। अब ड्यूटीज बहुत सारी है, इसकी ड्यूटीज बहुत सारी है, तो ड्यूटीज दी गई है नीचे, ड्यूटीज क्या है कंपनी सेक्रेटरी की, तो बहुत सारी ड्यूटीज आपकी दी गई है कंपनी सेक्रेटरी की, कुछ 8-10 हैं। फिर उसके बाद स्टेचुरी लॉ के अकॉर्डिंग भी दी गई है। लॉ के अकॉर्डिंग मतलब पूरे कंपनीज एक्ट को अगर मैं पढ़ूँ तो कंपनी से एक्ट के अकॉर्डिंग क्या ड्यूटीज निकलती हैं, क्या लाइबिलिटीज निकलती है कंपनी सेक्रेटरी। ये नॉर्मल ड्यूटीज है जो हर कंपनी सेक्रेटरी को परफॉर्म करनी चाहिए। वो लॉ के अकॉर्डिंग पूरे अगर मैं एक्ट को पढ़ूँ तो कहाँ से क्या ड्यूटीज निकल कर आती है। अब कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है, टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी कलेक्टिवली और इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज दे मे रिक्वायर विद रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। अब बोर्ड की क्या पावर है, डायरेक्टर्स की क्या पावर है, डायरेक्टर्स की क्या लिमिट है, क्या डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया गया है नहीं किया गया है, डायरेक्टर क्या कि ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब कौन बताएगा, कंपनी सेक्रेटरी बताएगा। क्योंकि कंपनीज एक्ट में क्या ड्यूटीज दी गई हैं, क्या लाइबिलिटीज दी गई हैं किसकी, डायरेक्टर की, ये किसने पढ़ा है, ये किसने पढ़ा है, कंपनी सेक्रेटरी ने पढ़ा है। आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, अभी आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, कल को आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो बोर्ड को आप ही तो बताने वाले हो ना, बोर्ड को गाइड कौन करने वाला है, आप ही गाइड करने वाले हो जी। डायरेक्टर साहब आपके ये काम है, डायरेक्टर साहब आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी अगर ये काम कर दिया, तो ऐसे काम मत करो, गलत काम है, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, आपका आपकी ड्यूटी थी ये काम करना। तो ये सारी गाइडेंस, ये सारी बातें कौन बताएगा, कंपनी सेक्रेटरी बताएगा। टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग, अटेंड बोर्ड कमेटी जनरल मीटिंग एंड मेंटेन द मिनट्स। तो मीटिंग कन्वीन कराना, फैसिलिटी, ये फैसिलिटी की मीटिंग कन्वीन हो, मीटिंग कराना, फिर उस मीटिंग को अटेंड करना, उस मीटिंग के मिनट्स बनाना, ये किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी की। सबसे पहले तो मीटिंग कराएगा कौन, कंपनी सेक्रेटरी। नोटिस कौन इशू करने वाला है, कंपनी सेक्रेटरी। तो मीटिंग कराना मतलब फिर मीटिंग खुद भी अटेंड करेगा, उसमें अटेंडेंस रजिस्टर साइन कराना, और सारी भाई कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज हैं कि भाई सबको एजेंडा वगैरह सही मिल रहा हो, सब कुछ हो, और लास्ट में मीटिंग के मिनट्स भी बनाना। अब बोर्ड में आप बैठे हो, बैठे बैठे डिस्कशन हो रही है तो डिस्कशन सुन रहे हो ना आप, एक आप डिक्टेशन की तरह लिखते जा रहे हो कि अच्छा ये मिस्टर बी ने ये बोला इस मैटर पे, मिस्टर सी ने ये बोला इस मैटर पे। तो जैसे कोर्ट में नहीं देखा तो जज जो भी बोलता है वो टाइपिंग होता है, इवन जो सामने वाली दोनों पार्टीज बोल रही होती हैं उनकी भी बातें रिकॉर्ड होती हैं। अब ये जज पे है कि कौन सी बातें रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड की जाएंगी और कौन सी बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। obtain approval from the board, general meeting, government and other authorities as required। तो अथॉरिटी, इनसे किसी काम को करने के लिए अगर अथॉरिटी चाहिए बोर्ड से, जनरल मीटिंग में अथॉरिटी चाहिए, तो ये सारी फंक्शंस भी किसका किसका काम है, ये सारी चीजें कराना भी किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का काम। कि भाई कोई मीटिंग बुलानी है, कोई मीटिंग बुलानी है तो किसका काम, कंपनी सेक्रेटरी का काम। मीटिंग बुला के कोई अप्रूवल लेनी है तो अप्रूवल लेना किसका काम, कंपनी सेक्रेटरी का काम। क्योंकि रेजोल्यूशन कौन बनाने वाला है, कंपनी सेक्रेटरी। प्रपोज रेजोल्यूशन कौन बनाने वाला है, कंपनी सेक्रेटरी तो बनाने वाला है। अब गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए तो रिप्रेजेंटेटिव कौन कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी सेक्रेटरी। तो सारे काम किसके हाथ में, कंपनी सेक्रेटरी। रिप्रेजेंट करना, नेक्स्ट यही है ना, रिप्रेजेंट करना रेगुलेटर्स के आगे, ट्रिब्यूनल के आगे, अदर अथॉरिटीज के आगे। अब देखो अगर मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैं किसी के लिए भी प्रेजेंट हो सकता हूँ, मैं जॉब में हूँ तो मैं सिर्फ मेरी कंपनी के लिए प्रेजेंट हो सकता हूँ, क्योंकि जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उसी के लिए तो प्रेजेंट हो सकता हूँ। असिस्ट द बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का वर्किंग चलाने में, कंपनी का डे टू डे रूटीन का वर्क चलाने में भी कौन हेल्प करता है, कंपनी सेक्रेटरी। असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड, तो हेल्प करेगा बोर्ड को और एडवाइस भी करेगा कि कंपनी गुड गवर्नेंस, गुड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे, गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे जो कंपनीज के लिए ज़रूरी है, जो कंपनीज को परफॉर्म करनी चाहिए, बिना ये सोचे कि भाई किसी को नहीं पता चल रहा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं। तो गुड प्रैक्टिसेस, एथिक्स
कि भाई जो सही है वही करेंगे, गलत का काम नहीं करेंगे। तो ये सब इंश्योर कराना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरीज का। डिस्चार्ज अदर फंक्शंस जो बोर्ड असिस्ट करे टाइम टू टाइम। इसके अलावा अदर ड्यूटीज जो एक्ट में प्रिस्क्राइब है, रूल में प्रिस्क्राइब है। और ये अदर ड्यूटीज, ये नीचे आप पढ़ो, ये अदर ड्यूटीज आप पढ़ने वाले हो। यहाँ तो ड्यूटीज वो जो बोर्ड ने आपको आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को क्या ड्यूटी दी जाती है, किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को क्या ड्यूटी दी जाती है। जैसे मेरे कई दोस्त हैं तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी ड्यूटीज मिली हुई हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी वर्किंग सीखते हैं। कुछ को एक्सपोर्ट में डाला हुआ है, कुछ को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी था, मैं भी कंप्लायंस ऑफिसर भी था, मतलब सीएस भी था, प्लस साथ के साथ हमारी कंपनी टेंडर में डील करती थी, तो टेंडर लगाना मेरी ड्यूटी था। तो परफॉर्मेंस क्या परफॉर्म कराना है, क्या ड्यूटीज देनी है, तो बोर्ड भी डिसाइड करेगा कंपनी का कि फाइनली क्या क्या चीजें परफॉर्म करानी है मुझे कंपनी सेक्रेटरी से। सेक्शन 205, सेक्शन 205 किस चीज का? सेक्शन 205 ही पढ़ रहे हैं हम। सेक्शन 205 सब सेक्शन 2 provide that the provision contained in 205, 204, 205 shall not affect the duties and in function of the board of director, chairperson of a company, managing director, WTD under this law or for any other law for the time being in force। कह रहे आपने जो फंक्शंस ड्यूटीज 204, 205 में पढ़ी, किसकी? कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी की जो आपने फंक्शंस पढ़े, कंपनी सेक्रेटरीज की जो आपने ड्यूटीज पढ़ी, ये इफेक्ट नहीं करेंगी किसकी ड्यूटीज? बोर्ड की, चेयरमैन की। अब भाई मीटिंग कन्वीन कराना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का। अब उस काम को अगर बोर्ड ने, जैसे नोटिस इशू करने की ड्यूटी बोर्ड ने अगर चेयरमैन को दे रखी, सॉरी एमडी को दे रखी है, या मान लो किसी डब्ल्यूटीडी को दे रखी है, कंपनी सेक्रेटरी आए कहे नहीं नहीं, मीटिंग का नोटिस तो मैं इशू करूंगा, मेरी ड्यूटी है ये, मैंने पढ़ा है 205 में, कभी जाके चिल्लाने लग जाओ, मैंने पढ़ा है 205 में, मेरी ड्यूटी है, आप मेरा काम किसी और को नहीं दे सकते। तो कह रहे कि नथिंग इन दिस, ये जो आपने 205 पढ़ा, 204 पढ़ा, ये अफेक्ट नहीं कर रहे हैं जो अदर लोगों की ड्यूटीज है, उनकी भी तो ड्यूटीज इसी तरह की है। बोर्ड की भी ड्यूटी क्या है? गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस सबको अडोप्ट करना। अब बोर्ड अगर आपसे अच्छी प्रैक्टिस अडोप्ट कर रहा है तो फिर आप बोर्ड को क्या सजेस्ट करने वाले? कुछ नहीं सजेस्ट कर सकते। अब स्टेचुरीज ड्यूटीज क्या है जो लॉ में दी गई? अब लॉ में तो देखो, कंपनीज एक्ट में कहें या या हम सेबी के अकॉर्डिंग कहें, तो कंपनी सेक्रेटरीज की ड्यूटीज क्या है कि कंप्लाइंस कराना है कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाइंस कराना है किस टाइम पे? रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने सेटिंग अप याद हो, आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ा था, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन पढ़ी होगी, एक डिक्लेरेशन पढ़ी होगी शायद, INC 8, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, कि कंपनी बनाते हुए सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, कंपनी बनाते हुए सारी लॉ की कंप्लाइंसेस की गई। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेट करना कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, कि कोई डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, किसकी ड्यूटी है? कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज है, कराएंगे अभी। साइनिंग शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट पे कौन साइन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। 2 डायरेक्टर और CS, 2 डायरेक्टर प्लस CS साइन करते हैं किस पे? शेयर सर्टिफिकेट पे। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, नहीं है तो फिर कहां से साइन करेगा? एनुअल रिटर्न, MGT7, याद है ना एनुअल रिटर्न? मैंने भी आपको 1-2 बार पहले बताया था। MGT7 एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल होता है? कितने दिन में फाइल होता है? याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था शायद कुछ दिन पहले ही, जब लाइव क्लासेस चलती थी तब हमने डिस्कस किया था कि MGT7 कितने दिन में? 60 डेज में। कहाँ से? फ्रॉम AGM से 60 दिन के अंदर अंदर फाइल होता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कौन साइन करेगा? डायरेक्टर प्लस CS साइन करेगा। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तो फिर बाहर वाला। कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो कंपनी सेक्रेटरी करेगा, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाहर वाले कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराना पड़ेगा, याद रखना। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, ये सब पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब।
अब वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड के साथ साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड के साथ साथ कौन साइन करने वाला है? कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करने वाला है। बोर्ड के साथ साथ कौन कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। देखो साइनिंग में आपको बताऊं, देखो साइनिंग कौन कौन करता है? या तो चेयरपर्सन करता है, चेयरमैन कह लो, चेयरपर्सन कह लो, चेयरमैन कह लो, चेयरपर्सन कह लो, अगर कंपनी में है, अगर कंपनी का है तो वो साइन करेगा। नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, और इन दो डायरेक्टर में से अगर कंपनी में एमडी है तो वो साइन करेगा, अदरवाइज दो नॉर्मल डायरेक्टर साइन कर देंगे, प्लस सी एफ ओ साइन करने वाला है, प्लस सी ई ओ साइन करने वाला है, और प्लस में कंपनी सेक्रेटरी साइन कर। ठीक है, यही लिखा है। अपीयर बिफोर एनसीएलटी, तो अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो अपीयर कौन होगा? एनसीएलटी के आगे कंपनी सेक्रेटरी ये होगा। 432 पढ़ा था ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला, वो अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव वाला। कंप्लायंस ऑफिसर ये हो गया सेबी। लिस्टेड एंटिटीज में कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? कंपनी सेक्रेटरी है। तो कंपनी सेक्रेटरी के सारे वही काम जो अभी आपने वहां पढ़े, यहाँ भी वही उसी तरह से लिखे हैं कि इंश्योर करना कि कंपनी जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं उनके साथ में कंप्लाई कर रही है जो एक लिस्टेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल होते हैं। कोऑर्डिनेशन कराना बोर्ड का, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, डिपॉजिटरीज का, या उनके कंप्लाइंस कराना उनके रिगार्डिंग जो रूल्स वगैरह एप्लीकेबल हैं उन अथॉरिटीज़ के, तो किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का काम है। इंश्योर करना कि करेक्ट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड दैट वुड रिजल्ट इन करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कम्प्रीहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटीज। ये अच्छे सही से प्रोसीजर फॉलो हो रहे हो ताकि जो इन्फॉर्मेशन जा रही हो किसी के पास भी वो करेक्ट हो, बिल्कुल सही हो। मॉनिटर करना किस चीज़ को? देखो ग्रीवनेस रिड्रेसल डिवीजन होता है। ग्रीवनेस मतलब प्रॉब्लम्स, रिड्रेसल मतलब सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिवीजन होता है लिस्टेड एंटिटीज में। अब देखो कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि क्या ग्रीवनेस रिजोल्व हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मॉनिटर करना कि ईमेल एड्रेस किसका? ग्रीवनेस रिड्रेसल डिवीजन का, as designated by the listed entity for the purpose of registering complaints by the investor, ताकि ये पता चल सके कि कितनी कंप्लेंट्स का सही से सॉल्यूशन किया जा रहा है। क्या जो बोर्ड है या क्या जो कंपनी है वो अच्छे से डील कर रही है नहीं कर रही है इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि लिस्टेड एंटिटीज में पब्लिक का पैसा बहुत लगा होता है। एक लिस्टेड एंटिटीज अरबों करोड़ों रुपए की होती है, कोई छोटी मोटी कंपनी 1-2 करोड़ की नहीं है, अरबों करोड़ों की है। मतलब आप यूँ लगा लो कुछ हो सकता है, मतलब मिनिमम 25 करोड़ तो मिनिमम है वहां पर, उससे ज्यादा भले ही हो। डीमेट शेयर्स, तो अगर आपके शेयर्स डीमेट फॉर्म में है, अगर कंपनी के शेयर्स डीमेट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज से कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे ना शेयर्स, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन करने वाला है? कंपनी सेक्रेटरी। एडिशनल ड्यूटीज, इसके अलावा जो ड्यूटीज दी जाए, इसके अलावा जो ड्यूटीज बोर्ड दे दे किसी भी तरह से कंपनी सेक्रेटरी को परफॉर्म करने के लिए। नोडल ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो अपॉइंटेड है फॉर स्पेसिफाइड, अपॉइंटेड टू परफॉर्म, ऑफिसर स्पेसिफाइड ड्यूटीज। तो कंपनी सेक्रेटरी को परफॉर्म करना है ड्यूटी ऑफ नोडल ऑफिसर अंडर आईपीएफ रूल। आईपीएफ रूल के अकॉर्डिंग इसे नोडल ऑफिसर बनाया गया, एक ऑफिसर बनाया गया जो कुछ स्पेसिफाइड काम करेगा। जैसे कि आईपीएफ, देखो डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़ा था ना, डिविडेंड में क्या पढ़ा था? वो शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन क्या आ रहा है, कोई एप्लीकेशन लगा रहा है क्लेम करने के लिए अपने शेयर्स, इससे आईपीएफ अथॉरिटी से, तो 7 साल के बाद आईपीएफ अकाउंट में चले गए थे ना शेयर्स, तो उन शेयर्स को अगर रिक्लेम कर रहा है, उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करने का काम सिर्फ कौन करेगा? उस एप्लीकेशन को वेरीफाई सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को नोडल ऑफिसर बनाया गया अंडर आईपीएफ रूल। तो कंपनी सेक्रेटरी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है अंडर आईपीएफ रूल। सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही साइन कर सकता है या वेरीफाई कर सकता है वो एप्लीकेशन जो किस लिए लगाई गई है? रिक्लेम करने के लिए शेयर्स। सेक्रेटेरियल ऑडिटर, तो जैसे स्टेचुरी ऑडिटर होता है इसी तरह सेक्रेटेरियल ऑडिटर, और ये ऑडिट कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी।
Company secretary has to do secretarial audit for the companies specified under section 204 of Companies Act 2013, read with rule 9 of companies appointment and remuneration of managerial personnel rule 2014, give secretarial audit report in form MR3। तो देखो, सेक्रेटेरियल ऑडिट कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को करानी है। अब 203 में, सॉरी 204 में पढ़ोगे कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर अगर एक लिमिट एक्सीड करेगा तो ही आपको क्या करानी है, सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी है। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट पेड अप आई थिंक 50 और टर्नओवर 250 है, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद तो यही है, मैं आपको कंफर्म ही कर देते हैं। यस, ये देखो 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 250 करोड़ और मोर। अर्लियर, अच्छा ये भी अमेंड हुई है भाई, ये भी अमेंड हुई है लिमिट। देखो क्या कह रहा है, अर्लियर ओनली पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर और टर्नओवर 250 करोड़ और मोर वर covered under the secretarial audit criteria। now in addition to this every company, तो मतलब ये तो है ही है, तो ये हो गया। तो secretarial audit पब्लिक कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा कौन करता है इसको, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो पब्लिक कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़, दोनों में और मोर तो है ही, और दोनों के बीच में और भी है, तो दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया। पब्लिक प्राइवेट के लिए एक नया ऐड किया गया है, ये अमेंडमेंट है। अब अमेंडमेंट क्या है, नाउ प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड इफ, अब इफ पढ़ते हैं क्या, in addition to this every company including a private company having outstanding loan on borrowing from bank or public financial institution of rupees 100 crore or more shall also need to get the secretarial audit report from company secretary in practice। तो बोरोइंग का क्राइटेरिया ऐड कर दिया। तो अमेंडमेंट के बाद पब्लिक कंपनीज में थर्ड क्राइटेरिया और ऐड हो गया। तो पहला ये था, दूसरा ये, थर्ड और ऐड हो गया बोरोइंग का। और प्राइवेट फर्स्ट टाइम प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल कर दिया। अगर प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग 100 करोड़ और मोर हो तो इनको भी रिक्वायर्ड है। तो 100 करोड़ और मोर हो तो इसको भी रिक्वायर्ड है क्या कराना, सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो पब्लिक कंपनी के लिए पहले दो क्राइटेरिया थे, क्राइटेरिया ऐड हो गया, पब्लिक कंपनी में बोरोइंग भी आ गई, और प्राइवेट कंपनीज फर्स्ट टाइम कवर हो गई क्योंकि प्राइवेट कंपनी से पहले कवर नहीं थी। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना, तो सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना किसकी, सेक्रेटेरियल ऑडिट की ड्यूटी किसकी है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस टू डू द ऑडिटिंग ऑफ सेक्रेटेरियल एंड रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। और रिपोर्ट कौन से फॉर्म में आएगी, MR3 में आएगी। तो MR1 भी पढ़ा आपने, 2 भी और 3 आ गया यहाँ पे। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या है, MR3। अब देखो सेक्रेटेरियल ऑडिटर मैंने आपको बता दिया, नोडल ऑफिसर मैंने आपको बता दिया, एडिशनल ड्यूटीज इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो दी गई हैं, ये वाली ड्यूटी, ही इज ऑफ्टन इंटरेस्टेड विद द एडिशनल ड्यूटीज लाइक लुकिंग आफ्टर लीगल मैटर्स। तो इसके अलावा लीगल मैटर जितने भी कंपनी के चल रहे हैं उनको देखना भी किसकी जिम्मेवारी है, कंपनी सेक्रेटरी की। पर्सनल AMP के जो मैटर्स हैं उनका काम,
फाइनेंस और सम टाइम हैव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का है। डीमेट मैंने आपको बता दिया, शेयर्स अगर डीमेट फॉर्म में है, अब क्योंकि लिस्टेड एंटिटी अगर है और शेयर्स अगर डीमेट फॉर्म में है तो कोऑर्डिनेशन किस किस के साथ, कंपनी डिपॉजिटरी के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किसकी ड्यूटी है, कंपनी सेक्रेटरी की। कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज, तो रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन 2015, a listed entities is required to appoint company secretary to act as a compliance officer who shall be responsible किस चीज के लिए, conformity with the regulatory provisions, compliance with the rules regulations and other directive of these authorities, कोऑर्डिनेशन करना सारों के बीच में, करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये तय करना, और मॉनिटर करना ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन का ईमेल एड्रेस जो कंप्लेंट फाइल करने के लिए बनाया है। अपीयरेंस देना किसके आगे, एनसीएलटी के आगे किसका काम है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तो होती है स्टैंड अलोन बेसिस पे, मतलब मेरे खुद के, अगर कंपनी की सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट है और जॉइंट वेंचर है, तो कंपनी को अपने अकाउंट्स प्लस अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर जो भी आपके हो, कंसोलिडेट करने हैं, मर्ज करने हैं। तो ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, दो दो बनानी पड़ती है वहाँ पे, इसीलिए लिखा है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करता है, ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी में है, अगर चेयरमैन नहीं है तो बाय 2 डायरेक्टर्स, उनमें से एक एमडी होना चाहिए अगर है, प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड द कंपनी सेक्रेटरीज वेर एवर दे आर अपॉइंटेड, अगर कंपनी में ये लोग हैं तो ज़रूरी है, अदरवाइज। एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो प्रैक्टिस वाला साइन करता है। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी shall be signed by the 2 directors, out of which one should be managing director or whole-time director if appointed, secretary and other person authorized by the board। तो शेयर सर्टिफिकेट साइन करने की ड्यूटी 2 डायरेक्टर्स की, आउट ऑफ वो अगर कंपनी में एमडी है तो वो होना चाहिए, अगर नहीं है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंपनी सेक्रेटरी तो करेगा ही करेगा अगर कंपनी में है। डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, तो ऑथेंटिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज अटेस्टेशन मेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर by which the certificate that a record is in due form of a law and the person who certifies the officer appointed to do so। तो अटेस्टेशन का मतलब, ऑथेंटिकेशन का मतलब अटेस्ट करना, सिग्नेचर करके वेरीफाई करना। ऑथेंटिकेशन वही बंदा करता है जिसको ऑथराइज किया जाता है, तभी वैलिड ऑथेंटिकेशन कहलाता है। डॉक्यूमेंट और ए प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी मे बी साइंड। तो वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बिहाफ पर अगर किसी को साइन करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी एंटर कर रही है लेकिन कंपनी के बिहाफ पे कोई साइन तो इंडिविजुअल ही करेगा ना, तो वो कौन हो सकता है, वो केएमपी हो सकता है, एन ऑफिसर ऑफ कंपनी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड हो सकता है। In case company does not have a common seat, the requirement of law would be complied with if the authentication is done by the 2 directors, by directors and company secretaries whenever the company have a company appointed a company secretary। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है और किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट कराना है, तो अगर 2 डायरेक्टर प्लस सीएस साइन कर दे तो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन माना जाता है किसी भी चीज़ का। तो क्या माना जाता है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उस टाइम की बात कर रहा है। एज पर सेक्शन 7(1)(b ऑफ कंपनीज एक्ट, companies get incorporated by submitting memorandum and article duly signed along with a declaration in prescribed form that all requirement of rules have been complied with in respect of registration of a company. Such declaration in prescribed form can be signed by advocate, chartered accountant, cost accountant or company secretary in a practice
who is engaged in formation of a company and by the person named in the article as a director, manager and secretary of the company. अब वो कह रहे हैं कि कंपनी जब बनती है तो सारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी एक डिक्लेरेशन जाती है। डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में जाती है? आईएनसी 8 में जाती है। ये डिक्लेरेशन कौन दे सकता है? एडवोकेट दे सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो इसी काम में लगा है। प्लस आईएनसी 9 में इसी तरह की डिक्लेरेशन कौन देगा? आर्टिकल में जिस पर्सन को डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी बनाया गया है वो भी देगा। ये तो देगा, ये तो प्रैक्टिस वाला दे रहा है आईएनसी 8 में। आईएनसी 9 में जिनको आपने फर्स्ट डायरेक्टर बोला है, जिनको आपने या कंपनी ने स्टार्टिंग से ही कंपनी सेक्रेटरी रखा है, तो वो पर्सन डिक्लेरेशन दे। ये कंपनीज की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज थी। और देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको और कराने वाला हूँ, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपने क्या पढ़ा था? केएमपी की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है? बोर्ड रेजोल्यूशन से होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट किससे होगी? बोर्ड रेजोल्यूशन से होगी। द फॉलोइंग प्रोसीजरल स्टेप शुड बी टेकन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। सबसे पहले आपकी कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करो, एप्लीकेशन इनवाइट करो, एप्लीकेशन को चेक करो, शॉर्टलिस्ट करो इंडिविजुअल को और फिर फाइनल कर दो उसकी अपॉइंटमेंट। तो एडवर्टाइज द पोस्ट, कलेक्ट एप्लीकेशन, होल्ड इंटरव्यू, शॉर्टलिस्ट द इंडिविजुअल फॉर द पोजीशन एंड फाइनलाइज द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर कन्वीन करो क्या? एक बोर्ड मीटिंग आफ्टर गिविंग नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर एज पर 173। बोर्ड मीटिंग में प्लेस करो प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विद द डिटेल ऑफ पर्सन फाइनलाइज और एक रेजोल्यूशन पास करो प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि केएमपी की अपॉइंटमेंट प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में होती है, आपको पता है। अप्रूविंग द टर्म, अपॉइंट करने के बाद रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट तो फाइल करनी है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी के रिगार्डिंग MR1 फाइल करने की जरूरत नहीं। एक्सेप्शन है, एग्जम्पशन दी गई है कि अगर कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हो रही है तो MR1 नहीं फाइल करना है। अदरवाइज केएमपी की अपॉइंटमेंट में तो MR1 जरूरी होता था। कंपनी सेक्रेटरी में कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए। तो फाइल रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर DIR12 विद इन 30 डेज, ये तो आपको पता ही है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो MGT 14 भी जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में तो एग्जम्पशन है ना MGT 14 से। The particular of company secretary, income tax detail, membership detail, residential detail, date of appointment, email ID of the person for communication purpose are required to be filled in the form. एक कंपनी सेक्रेटरी एक टाइम पे एक ही कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीज बन सकते हैं, एक्सेप्ट होल्डिंग और सब्सिडरी का एक साथ बन सकता है, अदरवाइज और किसी कंपनी में नहीं। रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री करोगे इस पर्सन को कंपनी सेक्रेटरीज बनाया है। और अगर आपकी लिस्टेड एंटिटीज है तो इन्फॉर्म करो स्टॉक एक्सचेंज को, इन्फॉर्म करो स्टॉक एक्सचेंज को भी कि आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया। अब अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी को हटाना चाहूँ तो बोर्ड हटा सकता है ना, बोर्ड ने अपॉइंट किया तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हटाया भी जा सकता है। एक कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव्ड और डिसमिस लाइक एनी अदर एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, कंप्लीट उनके पास डिस्क्रिशन है हटाने का, टू रिमूव ए कंपनी सेक्रेटरीज या उसकी टर्मिनेट करने का सर्विस फॉर एनी रीजन और विदाउट एनी रीजन। और द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? शो कोज नोटिस, हियरिंग, रीजन, ऑर्डर मस्ट बी फॉलो। लेकिन अगर किसी को हटा रहे हो तो प्रॉपर नेचुरल जस्टिस आपने पढ़ा है ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमेशा देनी चाहिए, सामने वाले को प्रॉपर मौका दिया जाना चाहिए उसकी बात बोलने का। प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे रिमूवल के लिए? तो अगर किसी को रिमूव करना है तो जो उसकी अपॉइंटमेंट लेटर में, सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी उसके बेस पे ही होगा कि कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव्ड इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड बोर्ड कैन रिकॉर्ड द सेम। तो हटाने के लिए भी बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। प्लेस द मैटर ऑफ रिमूवल रेजिग्नेशन कंपनी सेक्रेटरीज एंड पास ए रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट। फाइल DIR12 विद इन 30 डेज जब भी होगा। एविडेंस ऑफ द सीजेशन, मतलब अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो रेजिग्नेशन लेटर आपकी अटैचमेंट है, आपको लगानी पड़ेगी। इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ कंपनी लिस्टेड अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था तो जाने के बारे में भी। रजिस्टर में एंट्री आने की थी तो जाने की भी करनी पड़ेगी। और वैकेंसी को कितने टाइम में फिल करना है? याद है ना, KMP की वैकेंसी 6 मंथ्स में फिल होनी चाहिए, 6 मंथ्स में फिल होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। बड़ा छोटा सा दिया था आपका
तो ये आपका अपॉइंटमेंट भी हो गया और रिमूवल भी हो। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई? आज कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन है? जो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, प्लस जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या है? कंपनी सेक्रेटरी है। रूल 8A आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अब तो अमेंडमेंट आ गई, पहले 5 करोड़ था, अब तो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कौन सी कंपनीज में अपॉइंटमेंट की रिक्वायर्ड है? जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। फंक्शंस दिए गए हैं 205 में, 3 तरह के फंक्शंस है। एक, रिपोर्ट करना है बोर्ड को, दूसरा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड की कंप्लाइंस देखनी है, और तीसरा अपनी ड्यूटीज की परफॉर्मेंस करनी है। अब ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? तो ड्यूटीज डायरेक्टर्स को गाइड करना, डायरेक्टर्स को उनकी ड्यूटीज के बारे में बताना, बोर्ड को असिस्ट करना और बोर्ड की लगातार हेल्प करना, कंपनीज की वर्किंग की परफॉर्मेंस चेक करना, लॉ की कंप्लाइंसेस हो रही है नहीं ये चेक करना, अप्रूवल जो चाहिए होती है वो अप्रूवल लेना, मीटिंग की कन्वीन कराना, रिप्रेजेंट करना बोर्ड के बहुत सारे लोगों के आगे, बोर्ड की हेल्प वर्किंग में, ये आपका हो गया। और जो ड्यूटीज बोर्ड ने दी हैं, इसके अलावा जो ड्यूटीज लॉ में लिखी हैं वो ड्यूटीज भी परफॉर्म कर। तो स्टेचुरी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज क्या है किस चीज़ की? स्टेचुरी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी क्या ड्यूटीज है? अपार्ट फ्रॉम द जनरल सेक्रेटेरियल ड्यूटीज, ये ड्यूटीज है। तो अगर ये 3 मार्क्स में आए तो आप नेम भी लिख कर आओगे, सफिशियंट है। 5 मार्क्स में आए तो आपकी शायद जितनी 10 ड्यूटीज हैं, तो 10 11 है, 11 में से आप 6 तो कम से कम लिखें 5 नंबर में, और थोड़ी अच्छी अच्छी बड़ी लाइन लिखें। ऐसे नहीं है कि 2 2 लाइनें लिख कर आ जाए। तो एक पेज होना चाहिए पूरा 5 नंबर में, पूरा जो आपका शीट का आता है पूरा पूरा पेज। तो डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लाइंस, इसके टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो डिक्लेरेशन देनी होती है। डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन। तो अगर ऑथेंटिकेशन में आप इतना भी याद करोगे तो बहुत है, वैसे तो ऐसी कोई वो नहीं है ऊपर वाला, तो मीनिंग दिया गया है ऑथेंटिकेशन का। शेयर सर्टिफिकेट कौन साइन करता है? कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में है तो वो साइन करेगा। एनुअल रिटर्न कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी अगर है, नहीं है तो प्रैक्टिस वाला साइन करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो साइन करेगा। लेकिन उसके अलावा कुछ और लोग भी आपको याद करने पड़ेंगे। याद तो देखो यहाँ भी करना है और वहाँ भी करना है, 134 पढ़ाऊंगा, वहाँ भी तो याद करना पड़ेगा। एनसीएलटी के आगे अपीयर होना है। कंप्लायंस ऑफिसर लिस्टेड एंटिटीज में अपॉइंट होता है, तो कुछ एडिशनल ड्यूटीज हैं लिस्टेड एंटिटीज के रिगार्डिंग। डीमेटेरियलाइजेशन के रिगार्डिंग भी कुछ ड्यूटीज हैं आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। नोडल एडिशनल ड्यूटीज, इनके अलावा लीगल केसेस संभालना, पर्सनल के केस संभालना, ये ड्यूटीज किसके? कंपनी सेक्रेटरी की है। नोडल ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर बनाया गया आईपीएफ रूल में। तो अगर कोई पर्सन क्लेम कर रहा है अपने शेयर्स वापस, तो बिना कंपनी सेक्रेटरी के साइन के नहीं हो सकता। सेक्रेटेरियल ऑडिट तो मैंडेटरी की गई है। कौन कौन सी कंपनीज में? मैंने आपको लिमिट भी बताई, याद भी कर लेना, क्योंकि आगे भी करनी है। यहाँ नहीं करोगे तो आगे करनी पड़ेगी। तो पब्लिक कंपनीज प्लस प्राइवेट कंपनीज, अब तो दोनों को मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी में 3 क्राइटेरिया है, प्राइवेट पे एक ही क्राइटेरिया है। पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50, टर्नओवर 250, बोरोइंग 100, इसको क्रॉस कर जाए तो ऑडिट करानी है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। प्राइवेट में सिर्फ बोरोइंग 100 करोड़ से फर्दर हो जाए तभी आपको ऑडिट करानी है, अदरवाइज। और रिपोर्ट किस में देनी है? MR3 में देनी है। कौन करता है ये? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये आपका चैप्टर हो गया, ये सॉरी चैप्टर क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट हो गया। और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम कंपनी सेक्रेटरी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो जैसे 3 आपके रोल दिए गए हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन भी एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रोसीजर, सॉरी अपॉइंटमेंट भी किया था हमने। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो पहले अच्छी कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है पोस्ट की, फिर रिज्यूमे मंगवाती हैं, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करती है, इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट की जाती है कंपनी सेक्रेटरी। और उससे पहले भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना मैंडेटरी है। तो बोर्ड प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराएंगे, फिर अपॉइंटमेंट DIR-12 फाइल करेंगे। फॉर्म में बहुत सारी डिटेल आपको फिल करनी है, नाम, एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा मेंबरशिप नंबर, पैन नंबर, बहुत सारी बातें हैं। और रजिस्टर भी अपडेट करना है, इन्फॉर्म करना है, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना है। एक टाइम पे एक ही कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। एक्सेप्शन है, होल्डिंग सब्सिडरी में सेम टाइम पे हो सकते हो। MGT-14 फाइल करना है अगर आपकी पब्लिक कंपनी है। रिमूवल तो बोर्ड ने अपॉइंट किया तो एब्सोल्यूट पावर है बोर्ड के पास रिमूव करने की। रिजाइन भी कर सकते हो, रिजाइन करना है तो सीधा DIR-12 आपका रिजाइन करो बोर्ड को, बोर्ड कंसीडर करेगा, DIR-12 फाइल करेगा, बात करो। रिमूवल करना है तो बोर्ड मीटिंग बुला के भी क्या करेगा? रेजोल्यूशन पास करेगा।
और रेजोल्यूशन पास करके आपको रिमूव कर देगा। रिमूव करके भाई DIR-12 फाइल करेगा कि आपको हटा दिया गया है इस ड्यूटी से, रजिस्टर अपडेट किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया जाएगा, और रिजल्टेड वैकेंसी जो आएगी उसको कितने टाइम में फिल किया जाएगा, 6 मंथ्स के विद इन फिल किया जाएगा। ये कंपनी सेक्रेटरी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। नेक्स्ट क्लास में भी कंपनी सेक्रेटरी चलेगा, आई थिंक 1-1.5 क्लास और लग जाएगी कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर, शायद 1.5 क्लास लग जाए कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। तो 1-1.5 क्लास कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर लगने वाली है। अच्छा ये तो देखो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, सम्मान CPC में पढ़ा था, CRPC में भी पढ़ा था। सम्मान जो जाते हैं सिविल मैटर्स में किसके नेम पर जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के नाम पर। तो इन केस ऑफ सूट अगेंस्ट ए कॉर्पोरेशन सम्मान कैन बी सर्व्ड ऑन company secretary, director and other principal officer of the corporation by leaving it or by sending by post to the registered office of the corporation। तो कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन उसके नाम पे, या फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे छोड़ के आ जाते हो। यही था ना, सिविल मैटर्स में पढ़ा था CPC में। ठीक है, ये आपका कंपनी सेक्रेटरी का कुछ टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और पढ़ लें टाइम से, सिलेबस करना है टाइम से।